नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य। लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश। परिवेश। जैसा हमने पहले कहा है, हम अपने आसपास के परिवेश से इंद्रिय छवियां सीखते हैं। जिस संदर्भ में हम यहाँ परिवेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें वे पुस्तकें शामिल हैं जो हम पढ़ते हैं, वे लोग जिनके साथ हम रहते हैं, वह समुदाय जिसमें हम रहते हैं, उस काम की प्रकृति जिसे हम करते हैं, वह देश जिसमें हम वास करते हैं, जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, जिस तरह के गीत हम गाते हैं और जिस तरह के विचार हम सोचते हैं। परिवेश के बारे में हमारी चर्चा का उद्देश्य यह है कि हम दिखा दें कि उस व्यक्तित्व से इसका सीधा संबंध कैसे है जिसे हम अपने भीतर विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा परिवेश बनाने का महत्व बताना भी है जिससे हम मुख्य लक्ष्य विकसित कर सकें, जिस पर हम अपने हृदय को केंद्रित कर सकें। यदि आपका परिवेश आपकी पसंद का नहीं है तो इसे बदल दें। पहला कदम अपने मन में उस परिवेश की सटीक तस्वीर बनाना है जिसमें आपको यकीन है कि आप अपना सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और जिससे आप शायद वे भावनाएं और गुण ग्रहण कर पाएंगे जो आपको अपने मनचाहे लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। हर उपलब्धि में आपको जो पहला कदम उठाना चाहिए वो यह है कि आप अपने मन में एक सटीक रूपरेखा का चित्र बना लें जिसे आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप भूलना गवारा नहीं कर सकते। यह महान सच्चाई मनचाहा परिवेश बनाने पर भी लागू होती है, जिस तरह यह हर उस चीज पर होती है जिसका आप सृजन करना चाहते हैं। आपके दैनिक सहयोगी आपके परिवेश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी हिस्सा हैं, आपकी प्रगति में भी और आपकी असफलता में भी। यह आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा कि आप ऐसे लोगों को सहयोगी बनाएं जो आपके लक्ष्यों और आदर्शों से सहानुभूति रखते हों और जिनका मानसिक नजरिया उत्साह, संकल्प और महत्वाकांक्षा से आपको प्रेरित करता हो। यदि संयोग से आपके सहयोगियों की सूची में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा जीवन के नकारात्मक पहलू पर केंद्रित हो, जो हमेशा शिकायत करता रहता हो और रोता रहता हो, जो हमेशा असफलता और मानव जाति की कमियों के बारे में बात करता हो, तो उसे अपनी सूची से जल्दी निकाल दें। आपके द्वारा सुना हर शब्द, आपकी आंखों तक पहुंचने वाला हर दृश्य और दूसरी तरह से प्राप्त हर इंद्रिय छवि आपके विचार को उतने ही निश्चित रूप से प्रभावित करती है जिस तरह सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। अगर यह सच है तो क्या आप यह नहीं देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन तक पहुंचने वाली इन इंद्रिय छवियों को यथासंभव नियंत्रित करें। क्या आप उस परिवेश को यथासंभव नियंत्रित करने के महत्व को नहीं देख सकते हैं जिसमें आप रहते हैं? क्या आप ऐसे विषय पर पुस्तकें पढ़ने के महत्व को नहीं देख सकते हैं जिनका आपके मुख्य लक्ष्य से सीधा संबंध हो? क्या आप उन लोगों से बात करने के महत्व को नहीं देख सकते हैं जो आपके तथा आपके लक्ष्यों के साथ सहानुभूति में हो? ऐसे लोग जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। सुझाव के सिद्धांत की बदौलत आपके द्वारा सुना हर शब्द और आपकी आंखों को दिखने वाली हर चीज आपके कार्यों को प्रभावित कर रही है। आप चेतन या अचेतन रूप से अपने सहयोगियों के विचारों और कार्यों को सीख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं या अपना हिस्सा बना रहे हैं। बुरे मस्तिष्कों के साथ लगातार साहचर्य समय के साथ आपके मस्तिष्क को भी बुरा बना देगा। बुरी सोहबत से बचने का यही मुख्य कारण है। बुरी प्रतिष्ठा वाले लोगों के साथ संबंध रखेंगे तो लोगों के मन में आपकी प्रतिष्ठा भी बुरी बन जाएगी। यह बात ऐसे सहयोगियों से बचने के लिए अपने आप में काफी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आप अपने सहयोगियों के विचारों को लगातार सीखते हैं और उन्हें अपना खुद का हिस्सा बनाते हैं। विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक सहमत हैं कि प्रकृति करोड़ों वर्षों से विकास की प्रक्रिया के जरिए हमारे वर्तमान सभ्य परिवेश को बना रही है, जैसा कि बौद्धिक और शारीरिक विकास की वर्तमान अवस्था दर्शाती है। हमें रुककर बस विचार करना है कि 20 साल से भी कम समय में परिवेश क्या करेगा, जिसे करने में प्रकृति को विकास की प्रक्रिया में हजारों साल लगे। तब हम परिवेश के शक्तिशाली प्रभाव को देख पाएंगे। जंगली माता पिता द्वारा पाला गया जंगली बच्चा जंगली ही बना रहता है, लेकिन उसी बच्चे को अगर कोई सुसंस्कृत सभ्य परिवार वाले
तो वह अपनी जंगली प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है, अपने ज़्यादातर जंगली सहज भाव को भी दूर कर लेता है और एक पीढ़ी में अपने सभ्य परिवेश को सीख लेता है। दूसरी ओर प्रजाति परिवेश के प्रभाव के जरिए जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। मिसाल के तौर पर जो लोग सामान्य परिस्थितियों में किसी इंसान की जान लेने के विचार पर कांप उठते हैं वही सैनिक युद्ध में उत्साही कातिल बन जाते हैं और इस काम में सचमुच आनंद लेने लगते हैं। किसी सैनिक को विकास में पीछे ले जाने के लिए बस युद्ध के परिवेश में चंद महीनों की तैयारी करानी होती है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपको प्रभावित करते हैं, इस तरह वे आपके परिवेश का हिस्सा बन जाते हैं। गंदे या फटे पुराने कपड़े आपको नीचे झुकाते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं, जबकि साफ सुथरे, शालीन और सुसंस्कृत कपड़े आपको आंतरिक साहस का भाव देते हैं, जिसकी बदौलत चलते समय आपके कदमों में रवानी आ जाती है। हमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने कामकाजी कपड़ों और अपने पार्टी के कपड़ों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्योंकि आपने खुद इस फ़र्क पर कई बार गौर किया होगा। आप खुद से बेहतर पोशाक वाले लोगों से या तो दूर छिटकना चाहते हैं या फिर आप साहस और आत्मविश्वास के साथ लोगों के समानता के आधार पर मिलते हैं। न सिर्फ लोग पहली मुलाकात में हमें अपने कपड़ों के आधार पर तौलते हैं, बल्कि हम भी काफ़ी हद तक अपने कपड़ों के जरिए खुद को तौलते हैं। इसका प्रमाण देखें, हम बेचैन और परेशान हो जाते हैं अगर हमारे अधो वस्त्र गंदे हैं, हालांकि हमारी बाहरी कपड़े आदर्श और नवीनतम डिजाइन के हैं तथा कोई हमारे अधो वस्त्र नहीं देख सकता। कपड़ों के बारे में मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ, जिसने बहुत शक्तिशाली तरीके से मेरे सामने उजागर किया कि कपड़े इंसान के मानसिक साहस या इसकी कमी में कितनी जबरदस्त भूमिका निभा सकते हैं। मुझे एक बार शारीरिक फिटनेस के विख्यात शिक्षक की प्रयोगशाला में आमंत्रित किया गया था। उसने मुझसे कपड़े उतारकर मुफ्त में एक आसान उपचार कराने की पेशकश की। उपचार खत्म होने पर एक अनुचर मुझे उनके बेहतरीन ऑफिस में ले गया। मैं बस शॉर्ट्स पहने हुए था जिनमें मेरा उपचार किया गया था। शिक्षक एक बड़ी महोगनी डेस्क के दूसरे छोर पर बैठे हुए थे और साफ सुथरे औपचारिक बिजनेस सूट में थे। उनके और मेरे बीच भारी अंतर था और इस पर गौर न करना असंभव था। मैं इससे शर्मिंदा हो गया। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा महसूस हुआ जैसा उस कम दृष्टि वाले इंसान को महसूस हुआ था जब वो अपने ड्रेसिंग रूम से निकलकर गलती से भीड़ भरे बॉल रूम में चला गया था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह उस कमरे में जा रहा था जहां उसके कपड़े रखे थे। यह कोई संयोग नहीं था। मुझे कम कपड़ों में इस शिक्षक के सामने लाया गया था। वे एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे और बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस अनुभव का उनके कोर्स के संभावित खरीदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पूरा नाटक मंचित था और जो मुख्य अभिनेता बहुत कार्यकुशलता से उस नाटक को निर्देशित कर रहा था वह डेस्क के दूसरी तरफ बैठा आदमी था जो सही कपड़े पहने था। इस पृष्ठभूमि में उस शिक्षक ने मुझे अपना कोर्स खरीदने को कहा और मैंने हाँ भर दी। जब मैंने अपने कपड़े पहने और सामान्य माहौल में लौटकर इस मुलाकात का विश्लेषण किया तो मैं साफ साफ देख सकता था कि उस पृष्ठभूमि में बिक्री करना आसान था जो इस आदमी ने बहुत चतुराई से तैयार की थी। अच्छे कपड़े दो तरीकों से हमें प्रभावित करते हैं। पहला, वे हमें ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास देते हैं। सिर्फ इसी बात से हमें उचित कपड़े पहनना चाहिए, भले ही हम अपनी किसी कम महत्वपूर्ण आवश्यकता में कटौती कर लें। दूसरे, उनसे दूसरों पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमसे मिलने वालों के मन तक हमारी जो पहली इंद्रियात्मक छवि पहुंचती है वो आंखों के जरिए पहुंचती है। जब वे तेजी से हमें पूरा देखते हैं और देखे हुए हुलिये की मानसिक सूची बनाते हैं। इस तरह कोई व्यक्ति अक्सर हमारे एक भी शब्द बोलने से पहले ही सिर्फ हमारे कपड़ों तथा उन्हें पहनने के अंदाज को देखकर हमारे बारे में अच्छी बुरी या तटस्थ राय बना लेता है। अच्छे कपड़ों में लगने वाला पैसा विलासिता नहीं है, बल्कि एक दमदार कारोबारी निवेश है जो सर्वश्रेष्ठ मुनाफा देगा। हम अपने व्यक्तिगत हुलिये की उपेक्षा गवारा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है और उन लोगों पर भी पड़ता है जिनके संपर्क में हम सामाजिक, वाणिज्यिक या पेशेवर दृष्टि से आते हैं। अच्छे कपड़े फिजूल खर्ची नहीं है, ये तो आवश्यकता है। ये कथन वैज्ञानिक रूप से पुख्ता सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे शारीरिक परिवेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जो हम अपने पहने गए कपड़ों से बनाते हैं, क्योंकि हमारे परिवेश का यह खास हिस्सा हम पर भी प्रभाव डालता है और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों पर भी प्रभाव डालता है। हमारे कपड़ों के बाद जिस महत्वपूर्ण घटक से हमारा परिवेश बनता है वह ऑफिस या दुकान जिसमें हम काम करते हैं।
प्रयोगों ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया है कि कामकाजी घंटों के दौरान सौहार्द या इसके अभाव का कर्मचारी पर बहुत निर्णायक असर होता है। अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, गंदी दुकान या ऑफिस कर्मचारियों को खिन्न करता है और उनके उत्साह व काम में रुचि को कम कर देता है, जबकि एक सुव्यवस्थित, साफ सुथरे और सुनियोजित कार्यस्थल का अच्छा असर पड़ता है। हाल के वर्षों में जो नियोक्ता ये समझ गए हैं कि अपने कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का कैसे इस्तेमाल करना है, उन्हें साफ सुथरी, आरामदेह, सौहार्दपूर्ण दुकानें और ऑफिस रखने के आर्थिक लाभ भी मिले हैं। जब भी मानवीय कार्यकुशलता बढ़ती है तो ये मानव मन में शुरू होती है। काम करने वाले ज़्यादा अच्छा परिणाम इसलिए देते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। अब समस्या ऐसे तरीकों, यंत्रों और उपकरणों, परिवेश और आसपास की स्थितियों, माहौल व कामकाजी परिस्थितियों को खोजने की है जिनसे इंसान ज़्यादा और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हो। परिवेश वह पहली चीज है जिस पर सचमुच योग्य उत्कृष्टता परामर्शदाता की गौर करता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक बने बिना सक्षम उत्कृष्टता परामर्शदाता नहीं बन सकता। मुझे खेत पर लड़कपन के अपने अनुभव पर विचार करने के बाद यह पूरा विश्वास हो चुका है कि अगर मैं खेती के काम में लगता और काम में मदद करने के लिए लड़के रखता तो मैं करीब ही बेसबॉल के मैदान और लड़कों की पसंद के दूसरे अन्य खेल उपलब्ध कराता और कभी कभार हम एक दिया हुआ काम पूरा करते और फिर उत्साह बढ़ाने के लिए बेसबॉल के मैदान की ओर बढ़ जाते। इस प्रोत्साहन के साथ लड़का और हम में से ज़्यादातर बस लड़के और लड़कियां हैं जो ज़्यादा लंबे हो गए हैं, ज़्यादा काम करेगा और उससे थकान कम होगी। लगातार काम और शून्य आराम जैक को सुस्त लड़का बनाता है। यह सिर्फ कहावत ही नहीं है, यह तो एक वैज्ञानिक सत्य है। कहीं पर किसी समय कोई फोरमैन, सुपरिंटेंडेंट या मैनेजर यह सबक पढ़ेगा और लोगों का मनोरंजन करने के व्यावहारिक महत्व को देख लेगा। वह उन्हें सुखद, सौहार्दपूर्ण परिवेश प्रदान करने का महत्व देख लेगा। न सिर्फ वह इस विचार का व्यावहारिक महत्व देखेगा बल्कि इससे भी बेहतर इसका इस्तेमाल करेगा और इसकी बदौलत वह शिखर पर पहुंच जाएगा। शायद वह व्यक्ति आप ही हों। अगर आत्मविश्वास बढ़ाने के इस सबक में बताए सुझावों पर निष्ठापूर्वक अभ्यास करते हैं तो आप निस्संदेह नेतृत्व की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आपको जरूरत किसी बड़े विचार की है जिससे आप ये यात्रा पूरी कर लें। हो सकता है कि इन पन्नों में आपको वह विचार मिल जाए। इंसान को जीवन में एक बड़े विचार की ही जरूरत होती है जिसका वह इस्तेमाल कर सके। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे छोटे छोटे विचारों में उलझकर इस जीवन से चले जाते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई सचमुच बड़ा विचार नहीं आता है। जब आप अपना बड़ा विचार खोज लेते हैं तो संभवतः ये आपको किसी तरह की सेवा में मिलेगा जो आपके साथियों की सृजनात्मकता सहायता होगी। यह उपभोक्ता के लिए किसी जीवनोपयोगी वस्तु की लागत कम करने का विचार हो सकता है, या यह मानव मन की अद्भुत शक्ति खोजने तथा उसके इस्तेमाल करने में लोगों की मदद करने का विचार हो सकता है, या वह कर्मचारियों के कामकाजी परिवेश को बेहतर बनाकर उनके काम में उन्हें ज़्यादा खुश बनाने का विचार हो सकता है। यदि यह इनमें से किसी परिणाम का वादा नहीं करता है तो आप तार्किक रूप से विश्वास कर सकते हैं कि यह बड़ा विचार नहीं है। जीवन जीने के लिए इससे ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण काम कौन सा है कि उन लोगों के परिवेश को बेहतर बनाने में मदद की जाए जो अपने हाथों की मेहनत से आजीविका कमाते हैं। हो सकता है कि इसमें हमेशा पैसों का ज़्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से कर्मचारी उस शांत, सौहार्दपूर्ण मानसिक परिवेश का आनंद लेते हैं जो हमेशा उन लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है जो अपना जीवन मानवता के उत्थान और ज्ञानोदय में लगा देते हैं। संयोग से यह हमें मानसिक परिवेश की ओर ले जाता है जो परिवेश का अंतिम पहलू है। अब तक हमने परिवेश के सिर्फ भौतिक पहलू पर बात की है, जैसे वे कपड़े तो जो हम पहनते हैं, वे औजार जिनसे हम काम करते हैं, वह कमरा जिसमें हम काम करते हैं, वे लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं आदि। लेकिन परिवेश का मानसिक पहलू भौतिक पहलू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे मानसिक परिवेश का प्रतिनिधित्व हमारे मन की स्थिति द्वारा किया जाता है। अंतिम विश्लेषण में भौतिक परिवेश सिर्फ वह सामग्री है जिससे हमारा मानसिक परिवेश बनता है। किसी समय मौजूद सटीक मानसिक अवस्था उन इंद्रियगत छवियों का नतीजा होती है जो भौतिक परिवेश से मन तक पहुँचते हैं और हमारा मानसिक परिवेश बनाते हैं। हम अपनी कल्पना को सकारात्मक करके या सारे नकारात्मक विचारों को खत्म करके नकारात्मक भौतिक परिवेश से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन
नकारात्मक मानसिक परिवेश से बचना संभव नहीं है। इसे दोबारा बनाना होता है। हमारे मानसिक परिवेश से हम आवेग बनाते हैं जो शारीरिक गतिविधि की ओर ले जाता है। इसलिए अगर हमारी मांसपेशीय शारीरिक गतिविधियां बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित हैं तो वे एक सुदृढ़ मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती हैं। इसलिए हम दावा करते हैं कि मानसिक परिवेश भौतिक परिवेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सार: इस पाठ में हमने सीखा कि किसी इंसान की सफलता या असफलता में परिवेश और आदत कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। हमने सीखा कि परिवेश के दो पहलू होते हैं, एक मानसिक और दूसरा भौतिक या शारीरिक। मानसिक परिवेश भौतिक परिवेश से उत्पन्न होता है, इसलिए हमने भौतिक परिवेश को यथासंभव नियंत्रित करने का महत्व सीखा, क्योंकि यही वह कच्चा माल है जिससे हम मानसिक परिवेश बनाते हैं। हमने सीखा कि लगन और आत्म सुझाव के जरिए आदत को कैसे बनाया और छोड़ा जाता है। हमने सीखा कि आत्म सुझाव और एकाग्रता किसी आदत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हमने यह भी सीखा कि मानव मन इसके आसपास के परिवेश को सीख लेता है। परिवेश ही वह कच्चा माल है जिससे हम अपने विचारों और अपने चरित्र को आकार देते हैं। हमने सीखा कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वह इतना शक्तिशाली होता है कि अपर्याप्त दंडात्मक संस्थाओं के जरिए अपराधी मानसिकता वाले अनुचित संगी साथियों की सोहबत में सुदृढ़ मन भी अपराधी प्रवृत्तियां सीख सकता है आदि। हमने सीखा कि हम जो कपड़े पहनते हैं वह हमारे शारीरिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उनका हम पर तथा हमारे संपर्क में आने वाले लोगों पर नकारात्मक या सकारात्मक असर होता है, जो उनके औचित्य पर निर्भर करता है। हमने काम करने वालों को एक सुखद सौहार्दपूर्ण भौतिक माहौल देने का महत्व सीखा, और इसके फलस्वरूप कार्य कुशलता बढ़ाने के महत्व को भी जाना। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।